हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग क्या होती है? द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सच अ वे दैट दीज ऑक्यूपाई मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस एंड लीव मिनिमम एम्प्टी स्पेस। यानी कि हम पार्टिकल्स को ऐसे अरेंज करते हैं कि वो क्या करते हैं, मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। मतलब जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं उतना ऑक्यूपाई करेंगे और कम से कम एम्प्टी स्पेस होगा उसके अंदर। ठीक है। इसके टाइप क्या होते हैं? क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में कैसे करते हैं क्लोज पैकिंग? 1 डायमेंशन में क्या होता है, जो स्फीयर्स यहाँ पे एटम्स को बोला हुआ है। ठीक है, एटम्स को स्फीयर कंसीडर किया हुआ है। द स्फीयर्स मतलब इसमें क्या होता है, 1D में क्या होता है, 1D में हम सिर्फ एक ही एक्सिस की बात करते हैं, या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्सिस लिया हुआ है। तो इसमें क्या है, जो पार्टिकल्स है ना ऐसे रखेंगे पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ टच करते हुए। ठीक है, यानी कि एक पार्टिकल ना 2 पार्टिकल से सराउंडेड होता है इसमें। ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि एक पार्टिकल्स के कितने नेबर्स हैं, कितने एटम से वो अटैच है। तो जैसे यहाँ पे इस पार्टिकल को कंसीडर करो, ये 2 पार्टिकल से अटैच है ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 2। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में कैसे बात करेंगे, यहाँ पे 2 डायमेंशन में एक्स एक्सिस भी होगी और वाई एक्सिस भी होगी। ठीक है, इसके 2 टाइप है। फर्स्ट है स्क्वेयर क्लोज पैकिंग एंड सेकेंड है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वेयर क्लोज पैकिंग में क्या है, जैसे इसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी लाइंस में होते हैं। जैसे ये पार्टिकल्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टली भी लाइंस में है और अगर वर्टिकली देखिए इनको तो वर्टिकली भी लाइंस में है ना। तो स्क्वेयर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, हॉरिजॉन्टली भी पार्टिकल्स लाइन में होते हैं और वर्टिकली भी पार्टिकल्स लाइंस में होते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कितने एटम से सराउंडेड होता है एक एटम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, जैसे इस एटम को कंसिडर कर लो, बीच वाले को, तो इसके कितने नेबर्स हैं, 1 2 3 4 4 हुआ ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि 1 स्फीयर इज इन टच विद 4 स्फीयर। एक स्फीयर कितने स्फीयर के टच में है, 4 स्फीयर्स के टच में है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होती है, इसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स हॉरिजॉन्टली तो लाइन में होते हैं लेकिन वर्टिकली लाइन में नहीं होते। जैसे इसमें क्या था, हॉरिजॉन्टली भी लाइंस में थे और वर्टिकली भी लाइंस में थे। इसमें हॉरिजॉन्टली तो लाइंस में है लेकिन वर्टिकली लाइंस में नहीं है। जैसे ये एटम इसके ठीक नीचे ये वाला एटम नहीं है, इसके थोड़े साइड में है ना, तो ये वर्टिकली लाइंस में नहीं है, हॉरिजॉन्टली लाइंस में है। और इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करें तो देखो, किसी भी बीच वाले एटम को उठा लो, इस एटम को उठा लिया तो इसके कितने नियरेस्ट नेबर हैं, 1 2 3 4 5 6 एटम से सराउंडेड है ना ये, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6। ठीक है। और क्या होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज मोर एफिशिएंट देन द स्क्वायर क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ज़्यादा एफिशिएंट होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि देखो अगर इनको ऐसे रखोगे ना, हॉरिजॉन्टली भी लाइंस में वर्टिकली भी लाइंस में, तो यहाँ पे ना एम्प्टी स्पेस आपको ज़्यादा मिलेगा इसके कंपैरिजन में। अगर इसको ऐसे रखोगे कि 2 एटम्स मैंने ऐसे रख दिए, थर्ड वाले एटम को बिल्कुल इसके यहाँ पे रखा है बीच में, तो यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है ना वो इसके कंपैरिजन में कम मिलेगा थोड़ा। यानी कि इसमें एम्प्टी स्पेस ज़्यादा है इनके बीच में और इसमें एम्प्टी स्पेस कम है। यानी कि ये वाली पैकिंग कैसे हुई, ये वाली पैकिंग अच्छी है ना हमारे लिए। तो क्लोज पैकिंग क्या होती है, वही तो होती है जिसमें मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई किया जाता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसमें मतलब एम्प्टी स्पेस इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। इस वजह से कौन सी पैकिंग अच्छी है हमारे लिए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अच्छी है स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, है ना। नेक्स्ट है 3D में। 1D में पढ़ा हमने, 2D में पढ़ा, अब 3D में पढ़ेंगे। 1D में सिर्फ एक एक्सिस की बात की हमने, 2D में हमने एक्स एक्सिस की बात भी की, वाई एक्सिस की बात भी की, है ना, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। और 3D में अब हम तीनों एक्सिस की बात करते हैं, एक्स एक्सिस की भी, वाई एक्सिस की भी और जेड एक्सिस की भी। 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग 2 तरह से होती है अब। एक तो जब हम 2D स्क्वेयर क्लोज पैकिंग लेयर्स का यूज़ करते हैं। 2D स्क्वेयर क्लोज पैक्ड लेयर मतलब अभी बताया था मैंने आपको, 2D स्क्वेयर क्लोज जिसमें क्या होते हैं, पार्टिकली हॉरिजॉन्टली भी लाइंस में होते हैं और वर्टिकली भी लाइंस में होते हैं, है ना। जब ऐसी लेयर यानी कि 2D स्क्वेयर क्लोज लेयर को मैं मतलब जैसे एक लेयर ये है, एक ऐसे ही लेयर को ठीक इसके ऊपर रख दूँ, फिर उसके ऊपर ऐसी ही लेयर को रख दूँ, सेम मतलब 2D स्क्वेयर क्लोज लेयर को अगर मैं रिपीट करूँ ऐसे, मतलब उसमें भी अगर मैं ऐसे बात करूँ कि मैंने एक 2D क्लोज पैक्ड लेयर ले ली और उसमें क्या किया, उनको रिपीट किया ऐसे ही, मतलब हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। ठीक है, तो उसको वो क्या होगी, 3 मतलब एक्स एक्सिस भी थी, वाई एक्सिस भी थी, और मैं इसको रिपीट करूँगी इसके ऊपर, इसके ठीक ऊपर ऐसे ही मतलब ऐसे ही लेयर रखूँगी, उसके ऊपर ऐसे ही लेयर रखूँगी, तो जेड एक्सिस भी मिलेगी। तीनों एक्सिस होंगी ना, एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी, जेड एक्सिस भी, यानी कि 3D की बात हो गई।
ठीक है। अब जैसे एक तो थी ये 3D क्लोज पैकिंग 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर का यूज करके, अब है 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। अगर हम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर को यूज करेंगे, जैसे इसमें क्या था हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर में पार्टिकल्स हॉरिजॉन्टली तो लाइंस में थे लेकिन वर्टिकली लाइंस में नहीं थे, ऐसी थी ये वाली पैकिंग, है ना। तो जब मैं मतलब ऐसी वाली लेयर को रिपीट करती हूँ, मतलब इसके ठीक ऊपर ऐसी लेयर रखूंगी, ऐसी लेयर रखूंगी, तो क्या होंगे इसमें पार्टिकल्स हॉरिजॉन्टली तो हमें मिलेंगे लाइंस में, लेकिन वर्टिकली तो एटम्स के ऊपर एटम, जैसे यहाँ पे वर्टिकली रख रही थी तो एटम के ठीक नीचे एटम था, एटम के ठीक ऊपर एटम था, है ना। यहाँ पे क्या होगा एटम, मतलब इसको अगर रिपीट करूंगी ना मैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एटम्स के ऊपर एटम मिले, उसके ऊपर ठीक ऊपर एटम मिले, यानी कि वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो हमें मिलेंगे, सॉरी, यानी कि हॉरिजॉन्टली तो इसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टली तो वर्टिकली अलाइन नहीं होंगे, हॉरिजॉन्टली अलाइन होंगे, है ना। अब सबसे पहले इसकी हम बात करेंगे अभी डिटेल में, उससे पहले ये पता होना चाहिए आपको क्या होता है वॉइड। वॉइड क्या होता है, द एम्प्टी स्पेस विच रिमेन अनऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द क्लोज पैकिंग इज कॉल्ड वॉइड। यानी कि जब हम क्लोज पैकिंग की बात करते हैं ना, ये क्या थी क्लोज पैकिंग, ये थी सारी जब हम एटम्स को अरेंज करते हैं, तो जो बीच में एम्प्टी स्पेस रह जाता है ना, जैसे मैंने यहाँ पे एटम्स को अरेंज किया, यहाँ पे ये वाला स्पेस क्या है, इनके बीच में एम्प्टी स्पेस है ना, यहाँ पे कोई भी एटम नहीं है, तो जो ये एम्प्टी स्पेस होता है ना, इसको बोला जाता है वॉइड, ठीक है। जैसे ये एटम्स थे, फिर यहाँ पे एटम्स रखे मैंने, तो यहाँ पे ये वाला स्पेस तो एम्प्टी है ना, इस वाले स्पेस में तो कोई भी एटम नहीं है, तो इस स्पेस को बोला जाता है वॉइड, ठीक है। अब वॉइड हमारे पास दो तरीके से होते हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होता है, द वॉइड विच इन टच विद फोर स्फीयर, जो फोर स्फीयर के साथ टच में होता है उसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। द वॉइड विच इन टच विद सिक्स स्फीयर इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो सिक्स स्फीयर के टच में होता है उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं अभी समझाती हूँ आपको कैसे, और ये भी बता रही हूँ कि ट्रायंगुलर वॉइड इज टेट्राहेड्रल इन नेचर एंड डबल ट्रायंगुलर वॉइड इज ऑक्टाहेड्रल इन नेचर। देखो ये मैंने आपको बता दिया कि जो ये एम्प्टी स्पेस है इसको वॉइड बोला हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना दो तरीके के वॉइड हैं, यहाँ पे देखो ये ट्रायंगुलर वॉइड है ना, ट्रायंगल बना हुआ है देखो, तो ये कौन सा है, ये भी ट्रायंगुलर वॉइड है। इसमें देखो, इसमें एक वर्टेक्स ऊपर की तरफ है, दो नीचे की तरफ है ना, इसमें दो ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, तो ये दोनों वॉइड क्या है, अलग अलग टाइप के हैं ना दोनों वॉइड, मैंने एक को वॉइड ए बोल दिया, एक को वॉइड बी बोल दिया। अब यहाँ पे देखो ये वाली एक लेयर थी, ठीक है, हेक्सागोनल लेयर थी, फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर एटम्स दूसरी लेयर रखी, ऐसे रख दी, मतलब जैसे ब्लू पेन से दिखा रखी है मैंने जो। अब देखो यहाँ पे नीचे वाली लेयर को देखना, पहले नीचे वाली जो रेड कलर से दिखा रखी है, यहाँ पे ये क्या था, वॉइड था ना, एक बीच में जो एम्प्टी स्पेस था। अब मैंने इसके ऊपर एटम रख दिया दूसरा, जैसे ऐसे देखो इसकी यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे तीन एटम्स थे, यहाँ पे जो मैंने रेड से दिखा रखे हैं आपको, ठीक है, उसके ऊपर मैंने एक एटम रख दिया ऐसे, जैसे बॉल कंसीडर करो कि यहाँ पे तीन बॉल रखी है मैंने ऐसे, एक दो तीन, फिर उसके ऊपर एक और बॉल रख दी, तो जो बीच में वॉइड होगा ना वो दोनों, ये ऐसा तो है नहीं कि वो तीनों बॉल मतलब पूरी तरह से टच होंगी, ठीक है, तो उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस होगा ना, जो वॉइड होगा, मतलब कितनी बॉल हो गई, चार बॉल होगी ना टोटल, एक ये ऊपर रखी है, तीन ये नीचे रखी है, तो जो बीच में जो एम्प्टी स्पेस है ना उसको बोला टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। मैंने डेफिनेशन में क्या बोला था आपको, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, जो वॉइड फोर स्फीयर्स के टच में होता है ना। अब देखो जो ये वॉइड है ना बीच में, जो बीच में ये एम्प्टी स्पेस है, कितने स्फीयर के साथ टच में है, एक ये ऊपर वाला स्फीयर और तीन ये नीचे वाले स्फीयर, तो फोर स्फीयर्स के टच में है, इसलिए इसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी कि यहाँ पे जो स्फीयर, जो ये वाला वॉइड था ना, ये वाला कौन सा वॉइड हुआ, टेट्राहेड्रल वॉइड हुआ ना, ठीक है, क्योंकि ये फोर स्फीयर्स के टच में है। वैसे ही जो यहाँ पे वॉइड बना है वो भी टेट्राहेड्रल वॉइड हुआ, कैसे, अब ये ऊपर जो ब्लू कलर की है ये तीन वॉइड, तो ये तीन स्फीयर तो मैंने ये ब्लू कलर वाले मान लिए, और एक नीचे है इसके रेड वाला, है ना, तो ये भी कौन सा वॉइड हुआ, टेट्राहेड्रल वॉइड हुआ। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है, अब देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है, यहाँ पे ये वाला कंसिडर कर लो, ये रेड बॉल्स, ये तीन रेड बॉल्स थी, अब मैंने इसके ऊपर ना तीन ब्लू बॉल रख दी, कैसे, मतलब इस तरीके से रखी है कि जो वॉइड था ना वो ऐसे ही रहा, वॉइड के ऊपर नहीं रखी मैंने। पिछली बार तो क्या किया था, जो बॉल रखी थी ना वहाँ पे जो वॉइड था ना उसके ऊपर एक बॉल रख दी, उसके ऊपर एक स्फीयर रख दिया। अब यहाँ पे क्या था, जैसे तीन बॉल पहले से रखी हुई थी नीचे, उसके ऊपर मैंने तीन ही बॉल रखी हैं इस तरीके से, जैसे ये दिखा रखे हैं यहाँ पे। अब जब इस तरीके से मैं बॉल रखूँगी तो जो पहले नीचे वॉइड था ना,
अब ऊपर क्या है, उसके ऊपर भी तो वॉइड ही होगा, है ना। देखो एक नीचे रेड कलर की बॉल के बीच में वॉइड था, खाली जगह थी। फिर मैंने जो 3 ऊपर ब्लू कलर की बॉल रखी है ना, वो वॉइड के ऊपर नहीं रखी है, वॉइड से थोड़ी दूर रखी है ना। तो उसके ऊपर भी हमें जो ब्लू कलर की बॉल रखी है ना, उनके बीच में भी वॉइड मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे दोनों वॉइड इकट्ठे मिले हैं ना, इस वॉइड को बोला है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या है, देखो जो वॉइड है ना, अब कितनी स्फीयर्स के टच में है। जैसे यहाँ पे ये वॉइड 4 स्फीयर्स के टच में था, अब यहाँ पे ये वॉइड ना 6 स्फीयर के टच में है ना। 3 तो ये रेड वाले और 3 ये ब्लू वाले। तो यहाँ पे मैंने बोला था ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, जो 6 स्फीयर के टच में होता है ना। तो ये 6 स्फीयर के टच में है, इसलिए इस वॉइड को मैंने बोला ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। वॉइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरसेक्स, ये वॉइड को इंटरसेक्स भी बोला जाता है। उसके बाद एक और चीज़ मैंने आपको बोली थी कि ना, यहाँ पे बोला था देखो कि ट्रायंगुलर वॉइड इज टेट्राहेड्रल इन नेचर एंड डबल ट्रायंगुलर वॉइड इज ऑक्टाहेड्रल इन नेचर, है ना। तो फिर देखो ये ट्रायंगुलर वॉइड था यहाँ पे, तो ये कौन सा टेट्राहेड्रल था, है ना। और यहाँ पे डबल ट्रायंगुलर क्यों बोला है मैंने, क्योंकि ऊपर भी ऐसे ब्लू बॉल्स के बीच में भी एक ट्रायंगल बना हुआ है और रेड बॉल्स के बीच में भी एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये क्या हुआ, डबल ट्रायंगुलर वॉइड ना। तो डबल ट्रायंगुलर वॉइड किसको बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, और ट्रायंगुलर वॉइड बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड को। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो मैं आपको बताई, जो कि वैसे क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कि द नंबर ऑफ क्लोजेस्ट नेबर्स ऑफ एनी कंस्टिट्यूएंट इन द क्रिस्टल, कि कितने उसके कोई भी कंस्टिट्यूएंट है, कोई भी एटम्स है, उसके नेबर में कितने और एटम्स प्रेजेंट हैं, उसको बोला जाता है। जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे उतने उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, है ना। नेक्स्ट है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फील्ड बाय पार्टिकल्स इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी, कि ना कितनी परसेंटेज टोटल स्पेस की पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई किया है। मान लो जैसे ये स्पेस है, मेरे पास इतना स्पेस है, ठीक है। मैं इसके ऊपर ना एटम्स रखने जा रही हूँ, मैंने यहाँ पे एटम रखा, यहाँ पे ऐसे एटम्स रख दिए। तो कितना इस स्पेस की कितनी परसेंटेज उन एटम्स ने ऑक्यूपाई की है, उसको बोला जाता है पैकिंग एफिशिएंसी। कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, यानी कि इस स्पेस का कितना % वॉल्यूम मेरे एटम्स ने ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है, वो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी हुई। या फिर पैकिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन यानी कि द फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्पेस फील्ड इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन, यानी कि कितना फ्रैक्शन, यानी कि कितना पार्ट जो है फील्ड किया है एटम्स ने, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्पेस की, जो टोटल स्पेस कितना अवेलेबल था उसमें से कितना पार्ट जो है वो एटम्स ने ऑक्यूपाई कर लिया, पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया, उसको बोला जाता है पैकिंग फ्रैक्शन। अब मैं बात कर रही हूँ पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है मुझे सभी सेल के लिए। सिंपल यूनिट सेल, ये तो मैंने बताई दी आपको क्या होते हैं सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इनके लिए अलग अलग निकालनी है पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू या पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू। अब जैसे सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो एटम्स होते हैं ना सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल यूनिट सेल कंसीडर कर लिया, इसमें जो एटम्स है ना सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि यहाँ पे एटम सिर्फ इस कॉर्नर पे प्रेजेंट है, इस कॉर्नर पे प्रेजेंट है और ये वाला स्पेस बीच में एम्प्टी है, नहीं। ये ना एटम जैसे एक दूसरे के टच में होते हैं, जैसे ऐसे होते हैं। अगर इसको ऊपर से देखो ना, जैसे इसके ऊपर वाले सरफेस को देखो तो ये ऐसा दिखने को मिलता है, यानी कि जो ये एटम्स होते हैं ना, ये ऐसे कॉर्नर पे दिखा रखे हैं, ये ऐसे एक दूसरे के टच में होते हैं। जैसे यहाँ पे ये एटम ऐसे होगा इतना बड़ा, यहाँ पे ये इतना बड़ा ऐसे होगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला सरफेस, मतलब कोई भी सरफेस, फ्रंट वाला, बैक वाला या ऊपर वाला, उसको कंसीडर कर लो, ये ऐसे दिखता है जब इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मान लिया मैंने जो ये यूनिट सेल कंसीडर कर लिया, इसकी लेंथ है a, ठीक है, इसकी लेंथ a है। अब ये जो स्फीयर है ना, इसकी रेडियस मैंने r मान ली, तो इसकी रेडियस r है। तो जो ये वाला स्फीयर इसके टच में है, इसकी रेडियस भी क्या हुई, r हुई, है ना। और मैंने इसकी लेंथ कितनी मानी हुई है, इसकी एज लेंथ a मानी हुई है ना, ये a है। यानी कि यहाँ से r प्लस r किसके इक्वल हुआ, a के, यानी कि a की वैल्यू क्या हुई, 2r हुई। यहाँ से ये a किसके इक्वल हुआ, 2r के। तो नंबर ऑफ स्फीयर निकालते हैं पर यूनिट सेल, जैसे पहले कैलकुलेशन करते थे वैसे ही करनी है। नंबर ऑफ स्फीयर कैसे निकालोगे, यानी कि पहले निकालते थे ना नंबर ऑफ एटम्स, अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्फीयर्स बोला हुआ है, एटम्स की जगह बस स्फीयर्स वर्ड यूज़ किया इसने। तो यहाँ पे देखो उस एटम्स जो होते हैं जब कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है। 1/8 इनटू में कितने एटम्स प्रेजेंट है, अब कॉर्नर्स पे कितने एटम्स प्रेजेंट है, 8 एटम्स प्रेजेंट है ना कॉर्नर पे, तो 1/8 इंटू 8 1 आया। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 4/3 पाई r क्यूब, मैथ में पढ़ा होगा आपने। तो वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाली है मैंने। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकालते हैं? क्यूब का वॉल्यूम कैसे होता है? फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब, है ना, यानी कि जो एज होता है ना उसका एक, उसकी क्यूब, ए क्यूब। तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू तो 2r है, तो मैंने क्या रख दिया, ए की जगह 2r रख दिया, 2r क्यूब यानी कि 8r क्यूब। ठीक है, अब पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, कि एक स्फीयर का कितना वॉल्यूम है, एक स्फीयर का नहीं, जितने भी स्फीयर है उनका, जितने भी स्फीयर है स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर के वॉल्यूम को हम डिवाइड करेंगे क्यूब के वॉल्यूम से, तो मुझे पता चल जाएगा कितनी पैकिंग एफिशिएंसी है ना। अगर मतलब 8 स्फीयर है ना, मतलब इसमें 8 स्फीयर नहीं है, पर यूनिट सेल की बात करेंगे तो एक ही स्फीयर है, नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल निकाला ना हमने। अब अगर मैं स्फीयर के वॉल्यूम को डिवाइड कर दूं पूरे क्यूब के वॉल्यूम से, तो मुझे पता चल जाएगा कि क्यूब में से कितना पार्ट जो है उसने ऑक्यूपाई कर रखा है एटम्स ने, है ना, यानी कि वही क्या होती है? पैकिंग एफिशिएंसी। तो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 8r क्यूब, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, आर से आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, पाई/6 वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 0.524 यानी कि 52.4%। ठीक है, तो सिंपल यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 52.4%। अब अगर मैं बात करूं इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर एफसीसी की बात करूं अगर मैं, तो उसमें क्या होता है? मुझे पता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट तो होते ही है साथ में, और साथ में हर एक फेस पे एटम प्रेजेंट होता है ना। जैसे ये रहा, कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है और साथ में फेस पे एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे ये ऊपर वाले फेस पे भी, नीचे वाले फेस पे भी, मतलब जितने 6 फेसेस होते हैं ना, तो 6 के 6 फेसेस पे भी एटम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब ये देखने को, जैसे ये इसको ऊपर से देख रहे थे ऐसा दिख रहा था ना, अब इसको हम ऊपर से देखेंगे ना, ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों एटम्स ऐसे होंगे, टच में होंगे। क्यों नहीं होंगे टच में? क्योंकि जो बीच में जो एटम रखा है ना, वो उनको टच में होने ही नहीं दे रहा। ये ऐसे बीच में एटम्स है, ये कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर वाला एटम ये वाला है, ये वाला कॉर्नर वाला एटम ये वाला है, और ये है बीच वाला जो फेस पे है। ठीक है, और ये वाला है ये वाला, और ये इस कॉर्नर वाला है ये वाला। ठीक है, तो ये ऐसा दिखता है जब इसको ऊपर से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दोनों भी ऐसे टच में होंगे, ये बीच वाला एटम से इनको टच में होने ही नहीं दे रहा। अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब मैं अगर इसकी बात करूँ, इसकी यहाँ पे इसकी बात करूँगा तो यहाँ से क्या हुआ, इस स्फीयर की रेडियस आर हुई, जो ये वाला बीच वाला स्फीयर है इसकी यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर हुई, और यहाँ से यहाँ तक भी आर हुई, है ना, ये भी रेडियस हुई, और यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस भी आर हुई। यानी कि टोटल वैल्यू कितनी है यहाँ से? आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, 4r। यानी कि ए सी की वैल्यू कितनी है यहाँ से? अगर मैं इनको नाम दे दिया मैंने ए बी सी, तो ए सी की वैल्यू कितनी है? 4r। ठीक है, और मैं ए सी की वैल्यू कैसे निकाल सकती हूँ? ए सी मुझे पता है, राइट एंगल ट्रायंगल वाला जो फॉर्मूला होता है कि जो थर्ड साइड का स्क्वायर होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। और मैंने यहाँ से स्क्वायर की जगह यहाँ पे अंडर रूट आएगा, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। अब ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू ए है ना, ए बी की वैल्यू ए है क्योंकि मैंने एज लेंथ को ए माना हुआ है। तो ए स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है? यानी कि ये वाली ए बी है और ये वाली बी सी है, इनकी वैल्यू तो ए दे रखी है ना, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2 ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2a। ठीक है, अब ए सी तो कितना है मेरा? 4r है, तो मैं 4r को रख सकती हूँ अंडर रूट 2a, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लूँगी तो क्या आएगी? 4r बाई अंडर रूट 2। ठीक है, अब a की वैल्यू निकल गई मेरे पास। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले ना जो ये इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास कि कौन सा भी यूनिट सेल दे रखा है ना, हम सबसे पहले ए का रिलेशन आर के टर्म्स में फाइंड आउट करते हैं, ताकि फिर जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। वहाँ पे ए की जगह मैं आर में जो वैल्यू होगी ना, ए की वैल्यू जो भी आर में होगी वो पुट कर दूंगी। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालते हैं? ए क्यूब होता है। अब ए की वैल्यू तो मैंने निकाल ही ली है, कितनी है? 4 बाई अंडर रूट 2 आर। उसकी क्यूब करेंगे, 4 की क्यूब 64, अंडर रूट 2 की क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 टू अंडर रूट 2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे 32 बाई अंडर रूट 2 आर क्यूब। अब नंबर ऑफ स्फीयर निकालते हैं कि कितने स्फीयर हैं यूनिट सेल में। तो इसमें एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, साथ में फेस पे प्रेजेंट है ना। तो कॉर्नर पे कितने, कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू में कितने एटम्स है कॉर्नर्स पे? 8 एटम्स है ना, 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 इंटू 1/8 प्लस फेसेस पे कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, 6, और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2, तो 6 इंटू 1/2। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 4। अब पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब, एक स्फीयर का वॉल्यूम है। अब मैंने नंबर ऑफ स्फीयर निकालने हैं ना, नंबर ऑफ स्फीयर तो 4 है मेरे पास, एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, तो 4 स्फीयर्स का वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब।
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी मैंने कैलकुलेट कर लिया 32/√2 ठीक है। इसको यहाँ से सोल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.74 यानी कि 74%। उसके बाद बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें BCC, उसमें क्या होता है, बस आपको पता नहीं चाहिए उसमें एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। बॉडी सेंटर के एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं और साथ में बॉडी के सेंटर पे, है ना। जैसे ये क्यूब है, इसके कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है और साथ में बिल्कुल इसके मिड में बॉक्स, जैसे बॉक्स बना हुआ उसके बिल्कुल मिड में बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इनको ना नाम दे दिया, इस एटम्स को मैंने A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, इसको C नाम दे दिया, इसको D नाम दे दिया, ठीक है। अब सबसे पहले ना मेरे पास AD की वैल्यू मुझे मिल सकती है यहाँ से, जहाँ पे एटम्स अवेलेबल है ना उसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। अब जैसे AD की वैल्यू कैसे निकालोगे, सेम AD क्या है, बॉडी डायगोनल है, मतलब जैसे ये बॉक्स है ना उसके बीच का डायगोनल, बॉडी डायगोनल AD है, तो मैं AD की वैल्यू कैसे निकाल सकती हूँ, यहाँ से क्या होगी, AD की वैल्यू होगी √AC² प्लस CD², है ना। ये ट्रैंगल, राइट एंगल ट्रैंगल होगी ये ACD, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे CD की तो वैल्यू पता है, CD की वैल्यू तो A है क्योंकि ये तो एज लेंथ है ना। अब मुझे AC की वैल्यू तो नहीं पता कितनी है, तो पहले मुझे AC की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी इस फॉर्मूले में, है ना। अब AC की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब AC की वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, अब मैं ये वाली ट्रायंगल ले लेती हूँ, ABC ट्रायंगल ले लेती हूँ। तो इसमें मुझे पता है AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब AB की वैल्यू मुझे पता है A है और BC की वैल्यू भी मुझे पता है A है, सारी की सारी जो लेंथ है ना एज इज की वो A है। तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या आएगी, √AB की वैल्यू पुट कर दी मैंने A² प्लस BC की वैल्यू पुट कर दी मैंने A²। तो यहाँ से AC की वैल्यू आएगी √2 है, ये मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में भी कैलकुलेट की थी, ठीक है। मुझे AC की वैल्यू मिल गई। अब मेरे पास फॉर्मूला तो ये था ना, AD यूज़ करना था मुझे, तो AC की वैल्यू तो मुझे मिल गई। और CD की कितनी है, CD की तो A ही है ना, क्योंकि तो एज लेंथ ही है। तो यहाँ पे AD इज इक्वल टू AC² यानी कि √2A² प्लस CD² यानी कि A² है ना। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से √2A² प्लस A² यानी कि 2 और 1 3 √3A, है ना। तो मुझे पता है AD तो ना 4R है AD की वैल्यू तो, क्योंकि वही सेम यहाँ पे 3 एटम्स है ना, ऐसे इस चीज़ को मैंने यहाँ पे ये दिखा रखा है, ठीक है। 1 R ये, 2 R इसकी बीच वाले की और 1 R इसकी, कितनी हुई 4R, यानी कि AD की वैल्यू तो 4R है ना। तो और AD की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की वो कितनी आई है, √3 है, तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं। √3 किसकी इक्वल हुआ, 4R की, यानी कि यहाँ से A की वैल्यू क्या आई, A की वैल्यू 4/√3R, है ना। अब A की वैल्यू निकालनी होती है बस मुझे R के टर्म्स में, उसके बाद तो वही जैसे पीछे वाले क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है A3, है ना। A की वैल्यू मैंने निकाल ली 4/√3R3, यहाँ से इसका सोल्व कर लिया, 64 डिवाइडेड बाई 3/√3R3। और नंबर ऑफ स्फीयर निकालते हैं, इसमें भी सेम, इसमें एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और साथ में बॉडी सेंटर पे। कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है उसके लिए तो वही 8 × 1/8, और जो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है वो 1 ही आएगा, है ना। बॉडी सेंटर पे तो कंट्रीब्यूशन 1 ही होता है ना। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 2 वैल्यू आई। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3πr3। फिर कितने स्फीयर है हमारे पास, नंबर ऑफ स्फीयर तो 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी मैंने कैलकुलेट करके रखा है, 64R³ डिवाइडेड बाई 3/√3, है ना। इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 68%, 0.68, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किसकी हुई, जो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट की है 74%, यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किस केस में होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। FCC के अंदर सबसे ज़्यादा कर लो, छोटे ज़्यादा बड़े नहीं है। डेरिवेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस R ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड द रेडियस R। अब रिलेशन निकालना है मुझे रेडियस R के बीच में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस के बीच में, और रेडियस R यानी कि ये स्फीयर की रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। ये स्फीयर है, इनकी रेडियस मैंने कैपिटल R मान ली, यहाँ से इसकी यहाँ से रेडियस वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वैल्यू R हुई, यहाँ से यहाँ तक R हुई, और इनके बीच में क्या है, वॉइड है ना। तो इस जो वॉइड है ना इसकी रेडियस मैंने स्मॉल r मान ली, ठीक है। तो यहाँ से ये राइट एंगल ट्रायंगल हुई ये भी ABC, तो BC का स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, है ना।
तो बी सी का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू कितनी है, आर तो ये वाली और आर ये वाली, यानी कि 2r है ना बी सी की वैल्यू। 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर यानी कि अब ए बी की वैल्यू कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक तो आर हुई और साथ में ये स्मॉल आर भी है इसमें, है ना, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, है ना। ए बी की वैल्यू क्या हुई, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो ए बी की जगह मैंने पुट कर दिया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, प्लस ए सी की वैल्यू कितनी हुई, ए सी की वैल्यू भी वही हुई, है ना, कैपिटल आर, ये वाला कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस आर का स्क्वायर, है ना। बस आगे तो कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। 2r का स्क्वायर करेंगे तो कितने आएगी यहाँ पे 4r स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने ये क्या है r प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर, यानी कि मैं क्या कर सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ r प्लस आर का होल स्क्वायर, है ना। अब मैं इस 2 को इस 4 से कैंसिल करूँगी तो यहाँ 2 बचेगा, तो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ √2r स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको √2 स्क्वायर करेंगे मतलब वो 2 ही होता है ना, √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ये मैंने इसलिए किया ताकि यहाँ होल स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाए, ठीक है। यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो √2r इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो √2r माइनस आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, है ना। तो यहाँ से मैंने r कॉमन ले लिया, क्या बचा √2 माइनस 1, तो यहाँ से √2 की वैल्यू क्या होती है 1। बस ये लास्ट टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस r ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस r ऑफ एटम्स। एटम्स की रेडियस के बीच में और टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में क्या रिलेशन है। अब यहाँ पे मैंने कंसिडर कर लिया ये वाला, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम, कॉर्नर पे एटम होते हैं और साथ में बीच में ये वाला वॉइड है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ इन ए बी सी, अगर ए बी सी की बात करूँ तो बहुत बार करवा दिया आपको, तो ए बी की वैल्यू क्या हुई, ए बी की वैल्यू हुई √AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। और AC BC की वैल्यू तो a है ना, एज लेंथ मैंने a मान रखी है, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि √2a आई ए बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब क्या है यहाँ पे जो a और b है ना वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों स्फीयर, जो ये स्फीयर है ना a b, ये ऐसे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, a स्फीयर b स्फीयर एक दूसरे को टच में है। अभी तो यहाँ पे क्या हुआ, टच में क्यों है, क्योंकि बीच में फेस पे तो कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं है ना, ये इसलिए एक दूसरे को टच करेंगे। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी हुई, यहाँ पे r इसकी रेडियस और r इसकी रेडियस, तो क्या हुई यहाँ से r प्लस r 2r, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आई 2r, है ना, r इसकी और r इसकी, तो ए बी की वैल्यू हुई 2r। अब ए बी की वैल्यू तो मैंने √2a भी निकाल ली और ए बी की वैल्यू 2r भी है ना, दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ मैं, तो 2r इज इक्वल टू √2a, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी 1/√2 इंटू a। अब अगर मैं बात करूँ ए बी डी की, पहले मैंने ए बी सी की बात करी थी, अब मैं ए बी डी की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, है ना। तो ए बी की वैल्यू तो मैं निकाल ही चुकी हूँ, ए बी की वैल्यू तो निकाली है ना मैंने √2a, तो √2a का स्क्वायर प्लस बी डी की वैल्यू तो ए ही है ना, तो ए का स्क्वायर यानी कि यहाँ से क्या आएगा √2a का स्क्वायर की प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2 यहाँ से √2 का स्क्वायर यानी कि 2 प्लस 1 3 √3 है। ए डी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से अगर मैं बात करूँ ए डी, ये ए डी ना पता कैसे ऐसे है, यहाँ पे ये वाला एटम ए एटम है, डी वाला एटम ये वाला है और बीच में ये वॉइड है, ठीक है। अब मैंने इसकी स्फीयर की मतलब एटम्स की रेडियस क्या मानी है, कैपिटल आर मानी है ना, तो ये कैपिटल आर, बीच में जो ये वॉइड है ना इसकी रेडियस मैंने स्मॉल आर मानी है, तो यहाँ पे ये वॉइड है, इसकी रेडियस ये स्मॉल आर ये हुई, स्मॉल आर ये हुई, और ये वाला जो एटम है डी, इसकी रेडियस फिर कैपिटल आर। जैसे उनमें क्या होता था, बीच में भी सेम एटम होता था, यहाँ एटम यहाँ एटम यहाँ एटम, तो मैं 4r कर देती थी। अब यहाँ पे इसकी रेडियस जो है वो अलग है इनकी रेडियस से, है ना। तो यहाँ से r प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। ए डी की वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे, तो ए डी की वैल्यू क्या हुई 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, है ना, 2 ही तो कैपिटल आर हैं, 2 ही स्मॉल आर हैं, तो ए डी की वैल्यू हुई 2 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ से ए डी की वैल्यू और ए डी की वैल्यू मैंने √3a भी निकाल लिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, 2 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू √3a। तो यहाँ से कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की मैं वैल्यू निकाल सकती हूँ √3/2 इंटू a, है ना। अब यहाँ से ये इक्वेशन थी r इज इक्वल टू a/√2 और एक ये इक्वेशन है r प्लस r इज इक्वल टू √3a/2। अब मैं क्या करूँगी डिवाइडिंग 2/1, दोनों इक्वेशन को आपस में ना डिवाइड करूँगी। जब डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू, यहाँ से इनको डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा √3/2 इंटू a डिवाइडेड बाई a/√2, है ना।
यहाँ से ये क्या है, ये कैपिटल 2, इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, तो ये 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, यहाँ से मतलब क्या आएगा, अंडर रूट 2 तो बचेगा ना, जब कंप्लीट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल करेंगे तो अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 2 बचेगा। अब मैंने क्या किया, ये जो r है ना बाय में, इसको अलग अलग कर लिया दोनों के नीचे, इस r को इस r के नीचे अलग ले लिया और इस स्मॉल r के नीचे अलग कर लिया। तो जो कैपिटल R के नीचे कैपिटल R करूँगी तो r से r कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R, है ना, इज इक्वल टू ये, या फिर मैं ऐसे कर सकती हूँ स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 2 -1, ये +1 उधर जाके -1 हो गया। अब इसको एलसीएम लेके मैंने सोल्व किया, वैल्यू पुट करी, अंडर रूट 3 की 1.732, अंडर रूट 2 की वैल्यू पुट करी, सोल्व किया, ये आया, यानी कि स्मॉल r बाई कैपिटल R की वैल्यू ये आई, यानी कि स्मॉल r की वैल्यू आई 0.225 इंटू कैपिटल R, है ना। ये रिलेशन हो गया स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में, रिलेशन ही तो निकालना था, रेडियस r टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस के बीच में और एटम्स की रेडियस के बीच में, कैपिटल R के बीच में, ये रिलेशन निकाल लिया मैंने। ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, एक बार नोट्स बना लेना।